युवा के रोजगार 10,000 खाता में बहन बिटिया के मिले शुरू हो गई बा और रुकेगा नहीं। मोदी जी के कथनी करनी में अंतर नहीं, बाकी कुछ भी बोलो हम मोदी जी पे हम कितना विश्वास है वो बोल देना कि और नहीं। आज हम लोग खा रहे, हर गरीब गुरबा अनाज खाता, पूरे भारत में 80 करोड़ लोग अनाज 35 किलो राशन आवता है। शौचालय देना, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री सड़क, 6,000 किसान खाता में 5 लाख रुपया इलाज के लिए, और अनगिनत हम गिनवा ना पाई, रात हो जाए। इतना योजना नीतीश बाबू का कहीं क्यों से छिपल लेके नीतीश बाबू क्या सब लोग कहता नहीं देखा विरोधी कैसा आदमी, ये राजनीति क्या क्या करवाती है। अपने सीनियर का अपमान करेंगे जीतने के लिए, अपने वरिष्ठ नेता का अपमान करेंगे, अपने सीनियर को जिसको पैर छूते तो उसका अपमान करते हैं। आज राजनीति में उनके कहत सब लोग, हमको बड़ा दुख हुआ केशविया का तरण बुढ़ा गई ना, कहा कहता नीतीश बाबू बुढ़ा गई ना, कहा हो अपने घरे का माई बाबू बुढ़ा जाला तो क्या हम लोग को सड़क पे छोड़ देते हैं। वो आदमी जीवन दे दिया अपना, जिनका नाम नीतीश कुमार है, बिहार खातिर हो कि हमारे आए वाला पीढ़ी का जीवन सुधरे, हमारे बहन बिटिया सुरक्षित रहे। कहाँ गया था? नैनी फकुली गया था, जहां पे सिक्का से तौला गया। सिक्का से नैनी फकुली में वहां सारे के सारे लोग राजपूत समाज के लोग हैं। हमारा बिक्की भाई वहां के बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे सिक्का से तौला। तो मैं जातिगत इंसान हूं ही नहीं, और ना ही मेरे अंदर कभी जातिगत बात आएगी। तो हर समाज के लोग माने कहीं ना कहीं मुझे प्यार करते हैं। मैं अभी गया था एक राम समाज में, वहां के लोगों के घर पे मैं खुद ही साग रोटी खाया, क्योंकि मेरे लिए कोई जाति मायने रखता ही नहीं है। तो जो आदमी ये वीडियो बनाया है वो चुनाव तो लड़ नहीं रहा है, वो तो मैं लड़ रहा हूं। मुझे छपरा को कैसे बेहतर करना है ये मेरी सोच है, उसकी सोच तो है नहीं। अब आप उसकी सोच से मेरे सोच को करेंगे, मुझे चलाना है छपरा को, मुझे बेहतर बनाना है छपरा को, क्योंकि छपरा मेरा सपना है कि मेरा छपरा बेहतर हो। लेकिन लोग चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, अब इतने हद तक जा रहे हैं कि मेरे वाइफ का वीडियो डालकर उसके ऊपर गंदे गाने लगा देते हैं। अब सोचिए कि अब उनके लिए मैं क्या बोलूं, उनके लिए मुझे कुछ बोलना चाहिए, बट नहीं। देखिए राजनीति मुझे पता था कि बेहतर चीज है। यहां पे आपको लोगों के दिल पे राज, माने राजनेता मतलब क्या होता है, राज का एक नेता होता है, उसको दायित्व दिया जाता है क्योंकि अपने राज्य का ख्याल रखे। तो मेरे कहने का मतलब है कि उल्टा सीधा ऐसे आप लोग मत करिए और जातिगत भड़काऊ मत करिए। एक तो धर्म के नाम पे आपको वोट लेना है, फिर जातिगत करके वोट लेना है। हमारे कहने का मतलब कि ये सही नहीं लग रहा है मुझे। ये सब कार्ड खेलकर चुनाव जीतने का मतलब नहीं है। आप अपने ही लोगों से वीडियो बनवाओ और अपने ही आईडी पे शेयर करो, बेहतर चीज भी शेयर किया जा सकता है। ये जातिगत ना मैं था, ना हूं, ना मैं रहूंगा। और आज के डेट में लोगों को पता है जो सच्चाई क्या है, क्योंकि सरकार में मैं हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मेरा विचारधारा कैसा है, मेरा व्यक्तिगत कैसा है, ये लोगों को पता है। तो इसका कोई मतलब है नहीं, और मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय काम है। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं तो उन पे जो भी कार्रवाई हो सकती है आप भरपूर कार्रवाई करिए, और जो उनकी सजा होती है उनको दीजिए, क्योंकि ऐसे चीजों का बढ़ावा मैं ना दे सकता हूं और ना मेरे नेचर में है। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा, मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे तो भूखे भजन होता है क्या? और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए, वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे
आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई। नमस्कार, सलाम अलैकुम दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या खेल खेल हो रहा है आप लोग देखिए कि बिहार के चुनाव में रवि किशन और खेसारी लाल यादव आमने सामने, छपरा जिला में खेसारी लाल और रवि किशन दोनों में बहुत बिंदास टक्कर हो रहा है। खेसारी लाल का पलटवार रवि किशन पे और रवि किशन का पलटवार खेसारी लाल पे, दोनों का आमने सामने हो रहा है। जिसमें खेसारी लाल का कहना ये था, खेसारी लाल बोल रहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। खेसारी लाल बोले कि मुझे राजनीतिक में जाना ही नहीं है, राजनीतिक बहुत गंदी चीज़ है, मुझे राजनीतिक में नहीं जाना है और मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में ही रहना है और लोगों को गाना वाना गा के सुनाना है और दिखाना है। तो बिहार में क्या हुआ एक बाइक कि खेसारी लाल यादव आरजेडी का दामन पकड़े और छपरा से उनको टिकट मिला और छपरा से वो पड़ते उम्मीदवार हैं और वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहीं पे उनका हुआ, वहीं पे छपरा में वो भाषण दे रहे थे। अब खेसारी लाल को टक्कर देने के लिए यूपी से रवि किशन पहुंचे और रवि किशन पहुंचे और रवि किशन का भाषण आप सुन रहे हो कि रवि किशन का एक डायलॉग है जो कि वो डायलॉग भाषण में बोले हैं, छिरल बा त टकरार छिरी, भरपूर जवानी में तलवार छिरी, माजा महफिल में उठाएं, यहाँ मस्ती हमार चली। ऐसा करके कुछ उनका डायलॉग है जो कि मैं भूल रहा हूँ। रवि किशन जो कि गोरखपुर से 2 बार बीजेपी से सांसद हैं और पहला बार भी जीते और दूसरा बार भी जीते। तो रवि किशन, जिसमें रवि किशन का कुछ पिछला मैं कहानी बताता हूँ। रवि किशन भोजपुरी फिल्म में भी काम किए, हिंदी फिल्म में भी काम किए और साउथ के साइड रोल भी निभाए और इनका बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ करके और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत मेहनत किया और भोजपुरी को आगे बढ़ाने का काम किए। जिसमें रवि किशन भी अच्छे कलाकार थे और अच्छे कलाकारी निभाए। हम लोग भी देखे हैं रवि किशन का मूवी जो कि बहुत एक्शन में आता है और साउथ के मूवी में भी इनका हर एक चीज़ अच्छा आता है। लेकिन चलिए, ये तो मूवी की बात है। और खेसारी लाल यादव का जो गाना गाए थे खेसारी लाल यादव, अश्लीलता गाना खेसारी लाल को जितना भी आया है उस गाने को लेकर पूरा बिहार की जनता और बीजेपी वाले पूरा वो खोल दिए चिट्ठा पट्टा खेसारी लाल यादव को कि हाँ, खेसारी लाल यादव नचनिया है और खेसारी लाल यादव ऐसा बिहार में गंदा गंदा गाना गाया है जिससे समाज को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब खेसारी लाल तो माफ़ी मांग लिए, इस शब्द पे खेसारी लाल माफ़ी भी मांगे तो चलो अच्छा बात है कि खेसारी लाल माफ़ी मांग लिए। लेकिन जो कि रवि किशन और खेसारी लाल यादव में नंबर 1 कौन है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि रवि किशन भी कम नहीं है और खेसारी लाल यादव का भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा खेसारी लाल भी किए हैं। तो आप रवि किशन और खेसारी लाल के बारे में ये बताइएगा कि खेसारी लाल नंबर 1 पे है और कि रवि किशन नंबर 1 पे है। तो चलिए, बिहार में चुनाव कुछ ही पल बाकी है जो कि 6 नवंबर को वोटिंग होने वाला है और 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को काउंटिंग होगा। तो बहुत जल्द समय दिन पे दिन नज़दीक होते जा रहा है, जिसमें पूरे बिहार में गर्मियाँ बहुत तेज हो चुकी है। चुनाव के लेके प्रशांत किशोर का अलगे रोड शो चल रहा है और महागठबंधन का अलगे रोड शो चल रहा है। और एक चीज़ बात है कि महागठबंधन में सीट भी बंटवारा हो गया और प्रत्याशी भी, उम्मीदवार भी खड़ा हो गया, लेकिन राहुल गांधी अभी तक बिहार नहीं पहुंचे और बिहार में उनका एक भी रोड शो नहीं हुआ। बंटने के बाद अब क्या राहुल गांधी अभी विदेश में ही रहेंगे कि वो आके रोड शो भी करेंगे, ये जनता की सवाल है और जनता बहुत भावुक हो चुकी है जो महागठबंधन के समर्थक लोग हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी 35 प्रत्याशी बिहार के विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। अब इसमें प्रशांत किशोर भी है और इसमें पूरा आमने सामने पूरा हर एक पार्टियां लड़ाई कर रही है, जिसमें किसके हाथ में सरकार जाएगा। सरकार, मैं तो किसी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं बोलूँगा कि सरकार किसी के भी हाथ में जाए, लेकिन मैं लिख के देता हूं कि बिहार का भला होने वाला नहीं है।
देखने में सब नेता वैसे ही लग रहा है, तो हम किसी भी नेता के बारे में नहीं बोलेंगे। हर नेता वैसा ही लग रहा है कि टिकट के लिए और जीतने के लिए और कुर्सी के लिए इतना लालचपन हो रहा है कि बता नहीं सकते। जिसमें मुकेश सहनी 2% होके उनको लड्डू मिला और मुसलमान 19% होके उनको कद्दू तेजस्वी यादव ने धरा दिया। तो सब कुर्सी का खेल चल रहा है बिहार में, और बिहार का भला नहीं हो सकता। भले क्या हो सकता है, नहीं होगा कि बिहार में जातिवाद करके एक दूसरे के मन में मतभेद कराने का ये नेताओं लोगों का काम है। बाकी बिहार में कोई किसी का भी सरकार आए, बीजेपी का सरकार है, महागठबंधन का सरकार आए, लेकिन बिहार में जैसा है वैसा ही चलेगा। क्योंकि मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, जिसमें बिहार में हर स्टेट में अश्लील गाना पे रोक है, और अश्लील गाना बहुत कम गाते हैं लोग। लेकिन अपने बिहार में अश्लील गाना और अश्लील वीडियो इतना चलता है कि आप लोग देखने में शर्म आ जाएगा। अगर जो अश्लील वीडियो देख रहा है और जो अश्लील वीडियो का सपोर्ट कर रहा है, अगर उसके फैमिली के सामने वही वीडियो चला के देखा जाए तो वो भी विरोध करना बंद कर देगा। क्योंकि अश्लील वीडियो हर गायक, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हर कोई अश्लील वीडियो गा रहा है। जिसमें कोई भी सिंगर अश्लील वीडियो गा रहा है और थोड़ी सी व्यूज के चक्कर में अपना बिहार को बदनाम करने के चक्कर में है। तो मैं इस टॉपिक पे था कि खेसारी लाल और रवि किशन, खेसारी लाल को दाबने के लिए रवि किशन तो पहुंच गए, और देखते हैं कि क्या निरहुआ प्रचार प्रसार करने बिहार में आएंगे, क्या आ रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार में अब की बार किस सरकार होने वाली है और किसकी नहीं होने वाली है। और छपरा से क्या खेसारी लाल यादव निकल सकते हैं? अगर खेसारी लाल यादव छपरा से निकल जाएंगे तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। जिसमें पवन सिंह जो कि पावर स्टार आए और आके बीजेपी से मिल के कुछ टिकट का ऐसा चल रहा था कि पवन सिंह उम्मीदवार उतर सकते हैं बिहार में। लेकिन क्या हुआ कि पवन सिंह, मालूम नहीं क्यों, अब उनका निजी कुछ बात होगी कि पवन सिंह अपना पैर पीछे खींच लिए, जो कि वो 2024 में लोकसभा चुनाव में उतरे थे, जो काराकाट से उतरे थे, जो उनका वोट आया था 2 नंबर से आया था। बस कुछ ही वोट से वो हार चुके थे पवन सिंह। अब के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह नहीं दिख रहे हैं, और पवन सिंह कहीं से भी खड़ा नहीं है, और पवन सिंह अपना निकल चुके हैं साइड में। लेकिन खेसारी लाल यादव और रवि किशन यादव का जोरदार टक्कर चल रहा है। रवि किशन छपरा से लड़ नहीं रहे, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं रवि किशन। आप लोगों को ये मैं जानकारी दे दूं, जिसमें क्या है कि रवि किशन खेसारी लाल यादव को पूरा दबाने के चक्कर में है, और रवि किशन का बहुत बड़ा फैंस फॉलोअर भी है और खेसारी लाल का भी है। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, और अच्छा से अच्छा वीडियो में लेके आऊंगा। चलिए, गांधी के गुलामों, कांग्रेस की लहरें बोल रहे ना, अरे 5 दिन निकल जाऊंगा तो लहर शहर में बदल जाएगी। अपनी गालों को खोल। भैया आप यार ऐसे करते हैं ना, अब्दुल जी दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना
खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। चलिए यकीनन है कि हम लोग आज मैसेज देने के लिए आए हैं। चूंकि गरीबों की आवाज सुनी नहीं जाती है, दलितों की आवाज सुनी नहीं जाती है, कहीं मीडिया चैनलों के मार्फत तेजस्वी यादव साहब ने कहा है, कि हमें नहीं पता है कि एमआईएम ने कोई प्रस्ताव दिया है। पर्दा छोड़िए, आगे होइए, आप लोग आगे होइए, आगे हो जाइए, उस रुख से हो जाइए, इसका फोटो लीजिए, उस रुख से हो जाइए। लालू तेजस्वी अपना दरवाजा खोल, लालू तेजस्वी अपना दरवाजा खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। लालू तेजस्वी अपने कानून को खोल, लालू तेजस्वी अपने कानून को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल, वरना खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। देखिए हम लोगों ने बंद करो। देखिए बिहार में सेकुलर वोटों में बिखराव नहीं हो, यही वजह है कि हम लोगों ने पिछले दिनों में राजद सहित तमाम घटक दलों को एक पत्र दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकिए और सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित कीजिए और गठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन हमारे इस कथन पर जर्रा बराबर भी गंभीरता से पार्टी ने कोई विचार नहीं किया, राजद ने, बल्कि हास्यास्पद तौर पर हमारा मखौल उड़ाया कि आप इलेक्शन ही मत लड़िए, इनके कई नेताओं ने कहा। हालांकि हम लोगों ने अपना पत्र देने के बाद इनके कई निकटतम विधायकों के जरिए से मैसेज दिया कि हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए, और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमामतर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय कीजिए। यही मांग हमने किया था, लेकिन पार्टी ने गंभीरतापूर्वक इस पर कोई विचार नहीं किया। और हम इसलिए याद दिलाने के लिए आए हैं कि 2005 में राजद को बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बिहार में सरकार बनाना उनके लिए कठिन प्रश्न था। ऐसे वक्त में 29 विधायकों के साथ जीतकर दिवंगत नेता रामविलास पासवान साहब ने एक प्रस्ताव दिया था कि आप अपने पार्टी के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना दो, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन खेद का मामला है, वो राजद जो सेकुलरिज्म की बात करती है, वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार, ये सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया, इंडिया गठबंधन को, कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन एमआईएम जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में एमआईएम का समर्थन न लेना, एमआईएम को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। यह आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, इसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा
नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला। हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज वो अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। यही वजह है कि हम आज उनको पत्र देने के लिए आए हैं। ये पत्र आदरणीय लालू जी के और खिदमत में हम देने के लिए आए हैं। ये है हमारा पत्र। ये पत्र है, आज हम देने के लिए आए हैं। पत्रकारों को बांट दीजिए भाई। चलो बजाओ जी। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है चलिए लेटर देते नहीं दीजिए, लेटर देते नहीं दीजिए, लेटर देते नहीं दीजिए आप लोग। लालू तेजस्वी अस्सलाम वालेकुम, मैं शमशाद आलम। आप लोगों से एक चीज मैं बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव का घमंड कितना है यार। तेजस्वी यादव का घमंड क्या है? तेजस्वी यादव क्या अपने आप को समझ रहा है? तेजस्वी यादव क्या समझ रहे हैं कि मैं चुनाव अकेले लड़ लूंगा बिहार का? अरे दम है तो अकेले लड़के वो भी दिखा दे। उनको क्या लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जाके गिर रहे हैं बार बार, वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं। हर पार्टी मिलके, हर गठबंधन में मिलके वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का इतना घमंड है कि अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे पास बार बार आ रहे हैं। अरे बेवकूफ, बार बार नहीं आ रहे हैं तुम्हारे पास। तुमको ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही वो प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी रुक जाएगा। बीजेपी रुकने के बाद फिर उसमें जो भी सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएगी बीजेपी का, और तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ नहीं चाहिए, बस वो अपना 5 से 6 सीट में वो मान गए हैं। लेकिन तुम तेजस्वी यादव यार सोचो, उसको अगर अपने साथ नहीं लोगे तो बाद में मत कहना मम्मी मेरी चॉकलेट छीन गई, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब अब बहुत बड़ी कदम उठाने जा रहे हैं। लास्ट तीसरा ढोल बजाते हुए, नगारे बजाते हुए राबड़ी आवास के पास पहुंचे थे, आपके आवास पे। इसलिए कि आप तो तेजस्वी यादव, आप तो बोल रहे हो कि मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं देखा नहीं, और मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आया। एक बार चिट्ठी गया तो आप बोले कि मुझे नहीं मालूम। दूसरा बार चिट्ठी गया, जो 3 4 5 आदमी जो विधायक जाके सामने से दिया, फिर भी आप बोल रहे हो कि मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आया। और जब चिट्ठी नहीं आया था तो आप कैसे डाल दिए कि क्या, ट्विटर पे कैसे डाल दिए कि क्या मुझे MIM में शामिल होना चाहिए? ट्विटर पे कैसे डाल दिए थे जब मालूम नहीं था तो? और दूसरा बार जब आप बोले कि हाँ मुझे इसके मामले में कुछ मालूम नहीं चला, मुझे खबर नहीं है MIM को लेकर, तो एक चीज मैं बता दूं कि अब की बार ढोल ताशे और ये सब बजा के राबड़ी आवास के पास पहुंच के सब कोई अपना बता दिया। अब उसके बाद ये मत बोलना कि बीजेपी MIM बीजेपी का B टीम है, क्योंकि अब आपका जो चुनाव आपकी बार 25 में होने वाला है ना, आपकी 2025 का चुनाव होने वाला है, बहुत बड़ी झटका लगेगा। मैं कह देता हूँ बहुत बड़ी झटका लगेगा, क्योंकि MIM को शामिल नहीं कर रहे हो। इतना झटका लगेगा कि फिर दोबारा जाओगे तो तुम कितना बार हैदराबाद को जाओगे, याद रखना। हैदराबाद को जाओगे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ही बात बोलेंगे कि अभी सोचना पड़ेगा। उसके बाद गठबंधन के लिए तरसोगे भाई, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है तो MIM को गठबंधन में लेना पड़ेगा। अरे आप लोग को जो तो जनता भी बोल रही है कि MIM को गठबंधन कर लो, MIM गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। आप पोस्टर नहीं देखे? आपको आंख से दिखता नहीं है क्या? राहुल गांधी के सामने, आपके सामने पूरा जनता आपके रैली में
मुसलमान जो मुसलमान वोट है 18% वोट है, वो लोग आपके पास जाके दिखा रहे थे कि MIM को शामिल करो, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं दिख रहा है। तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, ये याद रख लेना। और दूसरा चीज़ मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों, आप लोग मुस्लिम लोगों से निवेदन है कि आप लोग सोचो कि आप लोग यार 18% हो फिर भी इधर उधर छिटके पड़े हो, एक जगह हो जाओ एक जगह हो जाओ और RJD को हरा दो। भाड़ में जाए BJP, जीत जाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करो, ये मत देखो कि RJD सरकार किसका होगा नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी को पूरा फुल सपोर्ट करो, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, एकदम लिख के ले लो कि एक भी वोट RJD को नहीं मिलना चाहिए। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ एक ही चीज है, MIM को सपोर्ट करो। कुछ भी हो जाए MIM, कुछ भी हो जाए MIM, कट्टर फैन बन जाओ MIM को। और मैं किस लिए बोल रहा हूँ, मुझे भी दर्द हो रहा है कि MIM इतना प्रयास कर रही है, इतना प्रयास करने के बावजूद ये जो RJD का है तेजस्वी यादव इतना घमंड में फूल रहा है, इतना घमंड में। अरे कभी मुख्यमंत्री तक नहीं बने हैं, कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। आपके क्या 25 में सोच रहे हो कि मुख्यमंत्री बन जाओगे? नहीं बनोगे यार, कुछ भी हो जाए नहीं बनोगे, मैं लिख के देता हूँ, नहीं बनोगे। और तीसरी बात है कि अगर MIM को सपोर्ट नहीं करोगे, कोई भी मुसलमान वोट नहीं देगा। अब 18% वाले को, तुमको तेजस्वी यादव को 18% वाला पूरा सिखाएगा आपकी क्या खेल के क्या होता है वोट में। वोट में एक भी आदमी जो चटुकारता है, जो दरी बिछाने वाला है, वो लोग तो वोट देगा। एक दो मुसलमान है जो क्या बोलते हैं यार, वो लोग का तो दीन धर्म से कुछ मतलब नहीं है और अपने से मतलब नहीं है। एक भी मुसलमान आपकी वोट नहीं देगा, एक भी मुसलमान, 2 ही 4 मुसलमान जो है RJD को वोट करेगा। बाकी का कोई 18% है ना, पूरा 18% मैं कोशिश करता हूँ कि सबके सब असदुद्दीन ओवैसी साहब MIM को सपोर्ट करो और सीमांचल से गर्दा उड़ा दो और पूरे बिहार में ऐलान कर दो एकदम 25-30 सीट आना चाहिए। MIM 100 सीट पे लड़ेगी और RJD को चुनाव हारना पड़ेगा, एकदम MIM के वजह से हारना पड़ेगा। बाद में बी टीम कहेगा ना, बाद में व्यवस्था होगा, ठीक है। बाद में बी टीम करते रह जाओगे, मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, लिख के देता हूँ, याद रखना, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।